नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं सागर प्रसाद। आज का विषय है कि राग क्या है और क्या इसे सीखना ज़रूरी है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, राग का अर्थ है रंग या कलर। जब हम किसी कविता को उठाकर उसमें सुरों को भरते हैं और उसे एक गाने का या फिर किसी भजन का स्वरूप देते हैं तो इसे राग का प्रयोग या संगीत का प्रयोग कहा जाता है। राग का प्रयोग किसी बंदिश या कविता में एक भाव को जागृत करता है। वो भाव अलग अलग प्रकार का हो सकता है, जैसे कि शांत, भक्ति या फिर चंचल। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रस को या भाव को पैदा करता है। हम एक उदाहरण लेते हैं और फिर हम उसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। उदाहरण के लिए एक कविता की एक छोटी सी पंक्ति है। सारे जग से न्यारे बापू, ऐसे थे वो प्यारे बापू। तो देखिए, मैंने एकदम सीधा सीधा सपाट बोला, तो इसमें तो कोई संगीत नहीं है और ना ही कोई लय है। तो इसे हम एक गाने की तर्ज में गाएंगे। हालांकि मैं किसी राग का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक गाने की तर्ज का प्रयोग कर रहा हूँ, जिसे कि मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकूँ और राग के प्रयोग का अर्थ समझा जा सके। तो इसको मैं एक गाने की लय को लेकर के गा रहा हूँ। सारे जग से न्यारे बापू, ऐसे थे वो प्यारे बापू। तो देखिए, मैंने एक गाने की तर्ज ली, जो कि आपने पहले सुना होगा, मंगल मंगल बेला मंगल, तेरे नाम फिल्म से। तो मैं एक दूसरे गाने की तर्ज का प्रयोग करता हूँ। सारे जग से न्यारे बापू, ऐसे थे वो प्यारे बापू। तो देखिए, जब मैंने इसको दूसरी लय में गाया तो एक दूसरे प्रकार का रस उत्पन्न हुआ या दूसरे प्रकार का रस आया। तो इसी प्रकार से जब हम किसी कविता या बंदिश में कोई लय डालते हैं या किसी लय का प्रयोग करते हैं या तर्ज का प्रयोग करते हैं तो उसे संगीत या राग का प्रयोग कहा जाता है। हालांकि जो बहुत मॉडर्न गाने हैं उनमें राग का सीधा सीधा प्रयोग नहीं होता। हाँ, जो गाने हैं उससे प्रभावित होते हैं और उसके चलन को फॉलो करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि क्या राग सीखना ज़रूरी है और इसे क्यों सीखना चाहिए। साथियों, अगर हम संगीत में एकदम नए हैं और अगर हम बांसुरी में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में गाने को सीधे सीधे बजाना चाहते हैं तो हम इसे अच्छे से नहीं बजा पाएंगे, क्योंकि न तो हमें सुर की अच्छे से जानकारी है, न ही ताल की, न ही लय की। तो अगर हम नोटेशन दे करके इसको सीधा सीधा बजाते हैं तो उसमें वो बात नहीं आ पाती है जो कि हम एक राग को सीखने के बाद हमें उसकी जानकारी मिलती है। जब हम राग सीखते हैं तो हम स्वर का ज्ञान सीखते हैं, ताल का ज्ञान सीखते हैं और लय कैसे बनानी है वो सीखते हैं। क्योंकि किसी भी गाने को या भजन को बजाने का मूल सुर और ताल ही है और लय। देखिए साथियों, इन तीनों की जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि जब हम राग सीखते हैं तो हमें इनकी जानकारी होती है और हम इन सब का अभ्यास करते हैं। इसलिए बिगिनर को तो राग सीखना ही चाहिए, यह उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके आगे आपका अगला प्रश्न आएगा कि अगर जो कोई पहले से ही गाना गाना जानते हैं या गाना बजाना जानते हैं, धुन निकालना जानते हैं, तो क्या उन्हें राग सीखना चाहिए या उनके लिए ज़रूरी है क्या। देखिए साथियों, जो पहले से ही भजन गाते हैं या गाना बजाना जानते हैं तो उनके लिए ये चीज़ सरल हो जाती है। लेकिन हाँ, राग सीखने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा कि वो अपनी कलाकारी को और बढ़ा सकते हैं और निखार सकते हैं। उनकी कलाकारी या क्रिएटिविटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। किसी भजन में या गाने में और स्वर को कैसे जोड़ना है और लाइन को कैसे जोड़ करके बजाना है या गाना है, तो हम लोग उस चीज़ को सीख सकते हैं और अपने संगीत के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर हम किसी राग को सीखने की बात करें तो हमें उसमें क्या क्या जानकारी होगी, हम उससे क्या क्या सीखेंगे। देखिए, राग तो बहुत छोटा स्वरूप है राग का एक, और एक स्वरूप है बहुत ही बड़ा, जिसे कि हम स्वर विस्तार कहते हैं। जैसे अगर हम राग यमन की बात करें तो अगर हम उसके आरोह अवरोह को देखें तो उसमें ही हमें राग का पता चल जाता है। जो उसके चलन का आरोह अवरोह है, जैसे कि नी रे ग म ध नी सा रे, सा नी ध प म ग रे सा,
यह राग यमन का आरोह और अवरोह है, जो कि इसका चलन काफ़ी प्रयोग है। वैसे तो सारे गामा पा धा नी सा सा नी धा पा म ग रे सा, इसको भी आरोह अवरोह के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन नी रे गा म ध नी सा रे ये आरोह काफ़ी चलन में है और इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। तो अगर हम ये आरोह और अवरोह ही बजा दें या गा दें तो इससे ही राग यमन का पता लगता है। लेकिन ये स्वर का विस्तार नहीं है। जब हम स्वर का विस्तार करते हैं तो ये काफ़ी लंबे देर तक, काफ़ी समय तक इसको गाया और बजाया जा सकता है। तो इसको हम काफ़ी देर तक इसको गा बजा सकें तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसके कुछ तौर तरीके हों, कुछ इसके रूल रेगुलेशन हों, ताकि हम राग यमन के या किसी भी राग को फॉलो करते हुए उसमें कोई गाना या गीत बजा पाएँ। तो राग के अंग होते हैं भिन्न भिन्न। जब हम किसी राग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसके आरोह और अवरोह की बात करते हैं। आरोह यानी जब स्वर ऊपर की ओर चढ़ते हैं, सा रे गा मा, तो ये आरोह हुआ जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और अवरोह हुआ जब हम नीचे की ओर आ रहे हैं। सा नी धा पा मा ग रे सा, तो ये हुआ अवरोह, यानी हम ऊपर वाले स्वर से नीचे वाले स्वर की ओर आ रहे हैं। तो राग यमन का आरोह अवरोह मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर उसके बाद आता है इसकी वादी और संवादी स्वर, यानी स के अलावा हम जिस किसी दूसरे स्वर का प्रयोग ज़्यादा करते हैं या उस पर ठहराव करते हैं उसको वादी और संवादी कहते हैं। तो वादी स्वर वह है जिस पर हम स के अलावा उसका और ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपने गानों में, या फिर उस पर ठहराव करते हैं, और फिर उससे थोड़ा सा कम हम दूसरे किसी स्वर का जो प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं संवादी। यानी वादी और संवादी स्वरों का प्रयोग हमारे गीत में और संगीत में काफ़ी होगा, जो कि उस राग से प्रभावित होगा। तो या हो सकता है कि उस स्वर से हमारा गीत शुरू हो। तो इस प्रकार से वादी और संवादी स्वर प्रयोग किए जाते हैं। और फिर आते हैं वर्जित स्वर और विवादी स्वर। वर्जित स्वर वो स्वर हैं जिनका प्रयोग हम अपने आरोह अवरोह में नहीं करते हैं, और विवादी स्वर वो स्वर हैं जिन पर कि काफ़ी विद्वान लोगों का विवाद रहता है कि हम इसको ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते या फिर इसको हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। वो स्वर विवादित कहलाते हैं और उसका प्रयोग हमें कम से कम करना चाहिए। और इसके बाद आता है राग की पकड़ या फिर उसका चलन। राग की पकड़ क्या है कि किस स्वर समूह से या फिर किसी लाइन से या स्वर के एक वाक्य से हमें पता लगे कि यह कौन सा राग बज रहा है, तो वो कहलाता है उसका पकड़। कि हम कैसे पकड़ेंगे कि ये फलाना फलाना राग है। तो जैसे राग यमन है तो उसकी जो चलन है वो इस प्रकार से है, नी रे गा मा या फिर नी रे सा। और भी इसके और वाक्य हैं जिनसे कि हम राग यमन के चलन को पहचानते हैं या राग यमन को पकड़ते हैं। पकड़ या चलन के बाद आता है आलाप, बंदिश और ताने। आलाप क्या होता है साथियों? जैसे हमने आरोह और अवरोह का जिक्र किया या पकड़ का जिक्र किया, तो इसके आरोह अवरोह, वादी संवादी और चलन को ध्यान में रखते हुए जब हम स्वर का विस्तार करते हैं तो उसे हम आलाप कहते हैं। यानी कि हम किसी एक छोटे से अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं सुरों का विस्तार करने के लिए, जो कि जब हम उसको विस्तार करेंगे यानी स्वरों को हम जब बढ़ाएंगे आगे अलंकार के जैसे हम जब उसको बजाएंगे तो वह एक आलाप कहलाएगा। और फिर उसके बाद आता है बंदिश। बंदिश यानी गाना या गीत। हम किसी कविता को लेते हैं और उसके जो शुरुआती 2 पंक्तियां हैं उसे हम स्थाई कहते हैं, यानी जो मुखड़ा होता है, और जो उसके बाद की 2 या 4 पंक्तियां हैं उसको हम अंतरा कहते हैं। तो कोई भी जो गाना होता है उसका यही रूप होता है, पहले उसकी स्थाई या फिर मुखड़ा या और उसके बाद उसका अंतरा। तो यही चीज़ राग में भी होती है। हम सीखते हैं कि कैसे हम अलग अलग प्रकार से
एक ही लाइन को या एक ही पंक्ति को हम भिन्न भिन्न स्वरों का प्रयोग करते हुए कैसे हम उसको बजा सकते हैं। तो इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, कलाकारी बढ़ती है कि हमने एक ही पंक्ति को लिया और उसे करीब 50-60 प्रकार से हमने उसको बजाया। तो इस प्रकार से हमारी क्रिएटिविटी या कलाकारी का पता लगता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे इसके छोटे छोटे और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो इन सब चीज़ का बेसिक चीज़ों का प्रयोग एक राग में होता है, जिससे कि हमें स्वरों का ज्ञान होता है। और अब आपको समझ में आया होगा कि संगीत को या राग को सीखना कितना ज़रूरी है, और अगर सही मायने में हम अगर गाने बजाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले संगीत सीखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।